अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के सहाफ़ी में एक बड़े सियासी, एक बार फिर एक और वो सियासी जो 9 मई 2023 की कैजुअल्टी हुए, यानी कि 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के बाद पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासतदान, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया और फिर कुछ अर्से बाद एक ट्वीट के ज़रिए सियासत से ही दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। और पीटीआई वो जमात है जिसके बहुत से जो लीडरान हैं, कुछ लीडरान जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और आज वो पस मंज़र में चले गए हैं। मगर आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक सियासतदान ऐसे हैं कि जो वापस कम अज़ कम मंज़र पे आ गए हैं, और वो हैं जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कोरोना की वबा के दौरान एक NCOC जो एक एमरजेंसी सेंटर बना था उसके सरबराह जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। काफ़ी अरसे बाद अब आप सियासत को छोड़ने के बाद मंज़र-ए-आम पे धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं, जो कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस झलक सिर्फ याद दहानी के लिए। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 24 मई 2023 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 11 नवंबर 2023 को असद उमर ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया, 1 दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो असद उमर साहब, आप इंजॉय कर रहे हैं सियासत को मुकम्मल तौर पे छोड़ने के बाद। आपका मेरे ख्याल में पहला धचका था जो पीटीआई को लगा, एक बड़ी सियासी जमात, उसका सेक्रेटरी जनरल ओहदे से दस्तबरदार हो गया, फिर सियासत छोड़ के चला गया। ये तो काफ़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान नहीं हुआ आपकी पार्टी को आपके इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मती मुझसे ये सवाल पूछा था, हमारे इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, तो मैं अडियाला से जब आया ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई, इससे कोई अगला दिन था या उससे 2-3 दिन बाद की बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो कोई और मुकदमा था, उसकी पेशी में मैं गया हुआ था। तो बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उस दिन भी यही कहा था, मेरा आज भी मानना यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो है इस पार्टी की तमाम जो आप समझ लें ताकत है। बाकी लोग जो है वो, अगर आप इमरान खान का सफ़र देखें सियासत का, पिछले तकरीबन अब तो 30 साल पूरे होने वाले हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान सिर्फ 2 ही सूरत में हो सकता है कि इमरान खान की लीडरशिप ना हो, या अवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी भी है वो इमरान खान के साथ ना हो। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान भी हैं और अवाम तो मेरे ख्याल में शायद जितनी कभी भी पहले नहीं थी उससे ज़्यादा आज खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। आपने इमरान खान को धोखा नहीं दिया? अच्छा, ये बड़ी लंबी वो बहस हो जाएगी, धोखा दिया है नहीं। तो जाहिर है मेरी अपनी जो ज़ाती राय होगी उसमें तो जाहिर है मैं ये कहूँगा कि नहीं हुआ। लेकिन अब देखें, जब से वो फैसला आपने किया उसके बाद से आज तक पार्टी जो है आपकी उस सियासी गर्दाब से बाहर नहीं आ सकी, और अब हालात ये हैं कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इमरान खान जेल में हैं, आपकी पार्टी लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही, आपकी साबिक जमात जो है। कैसा लगता है कि इतने मुश्किल हालात में आप घर पे बैठे हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे? अपनी पार्टी तो नहीं, खैर आपने तो सियासत ही छोड़ दी, तो अब किस किस्म की आपकी ये हमदर्दियाँ और फीलिंग हैं उस सियासी जमात के लिए जिसको बड़े मुश्किल वक्त में आप जैसे अहम ओहदेदार ने छोड़ दिया?
अच्छा, मैं तो ये बहुत दफा पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी पब्लिक पोजीशन है। मैंने मुझसे आज भी आप पूछेंगे कि कौन सी पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है, तो मैं आज भी कहूंगा तहरीक इंसाफ। मैंने 8 फरवरी को वोट भी तहरीक इंसाफ को डाला। अगला इलेक्शन होगा तो उसमें भी मेरा इरादा बिल्कुल तहरीक इंसाफ को डालने का है। जो भी मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करो। जाहिर है एक सियासी पार्टी जो है उसकी बहुत बड़ी एक कैनवस होता है, उसकी हर पॉलिसी से आपको हो सकता है इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मजमूई तौर पे तमाम अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खामियाँ सब देखते हुए मेरा आज भी मानना ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की बेहतरीन सियासी जमात है। और मेरी तो राय यही होगी कि आप भी मतीउल्लाह जान साहब, आपको भी वोट डालना चाहिए तहरीक इंसाफ को। देखिए, वोट तो डालना दुरुस्त है असद उमर साहब। आप 2 दफ़ा लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको लाखों वोट दिए, कौमी असम्बली में पहुँचाया। अब आप इतनी खामोशी से साइड पे हो गए और आप कहते हैं बस मेरा वोट है। तो क्या आपको सिर्फ वोट डालने के लिए लाखों लोगों ने मैंडेट दिया था और मुश्किल वक्त में तो आप चाहते हैं, आप अगर मौका मिले तो आप पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं, मैं सियासत ये मैं मती वैसे हम सारी बातें वो कर रहे हैं जो मैं कई दफ़ा पहले कर चुका हूँ, बट फिर एक दो फिर बात कर लेते हैं। नहीं, मेरा कोई सियासत दोबारा ज्वाइन करने का, और मैं पहले बता चुका हूँ मैं ये फैसला सियासत छोड़ने का कि जब पार्लियामेंट्री टर्म खत्म होगी ना, वो जो वोट डाला था अवाम ने, उस अवाम के वोट डालने का जो पीरियड था, उस असेंबली के पीरियड के बाद मैंने सियासत छोड़ने का फैसला 2021 में कर दिया था। और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसका पता था, मेरे जो करीबी मेरे जो साथी थे उनको पता था। कम से कम एक सहाफियों में से एक हैं जिनके साथ पब्लिकली ये बात हो चुकी है उनके प्रोग्राम पे, काशिफ अब्बासी को इसका पता था। तो वो इसलिए तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किलात जो हैं वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आ गई थी ना। हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे जो हैं वो 2022 में बन चुके थे। असद उमर 9 मई से पहले कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे और दहशतगर्दी के मुकदमे आज भी फेस कर रहे हैं। तो वो जिस पीरियड के लिए, जिस वक्त के लिए लोगों ने वोट डाला था, उसमें मैं तहरीक इंसाफ के साथ ही था। और सिर्फ साथ नहीं था, लेकिन शायद जो ज़रा ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लोग, उनमें शामिल था उस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर। असद उमर साहब, आपके कारकुन, बल्कि पीपल्स पार्टी के कारकुन, सियासतदानों ने जेलें काटी, कोड़े खाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे चढ़ गए। आप पे क्या कोई ऐसा दबाव आ गया था कि आपने पार्टी छोड़ी, पहले ओहदा छोड़ा, फिर पार्टी सियासत भी छोड़ दी? कितनी बड़ी कुर्बानी आपने दी आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, जो छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो सियासत छोड़ने की, जैसे मैंने आपको कहा 2021 में हमारी हुकूमत थी, उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई नामो निशान नहीं था। कोई ऐसी वो सूरत हाल नहीं थी कि जिसमें कोई मजबूर कर रहा था, जिसने कोई बंदूक रखी हुई थी जिसके वक्त ये फैसला किया था, तो वो एक अलग फैसला था। बाकी जो है मुझे ये पता है कि मुकदमों का भी जो लीडरशिप है वो भी सामना कर रही है, हम भी सामना कर रहे हैं। वो उनमें से ज्यादातर जो हैं वो इस वक्त बाहर के बैरूनी दौरों में भी जाते हैं, हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल भी इससे नहीं निकलता। तो वो अपनी किसने, जाहिर है हर एक अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करता है, और ऐसे जरूर बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझसे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं। आप पे दबाव किसने डाला? क्या दबाव था? कोई तशद्दुद हुआ? आप अगवा हुए? आपकी फैमिली को हरासा किया गया? फिर क्यों छोड़ दी पार्टी? ये फैमिली तो हरासा होती है, उस पर छापे पड़ते हैं और जाना पड़ता है, भाग के गायब होना पड़ता है। बेटे का नाम मेरा जो है, मेरा नहीं, मेरे बेटे का नाम, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, एग्जिट कंट्रोल रूम, तो फैमिली हरासा है, लेकिन मुझ पे किसी ने तशद्दुद नहीं किया। और मैं आपको फिर भी, मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूँ, मेरा फैसला सियासत छोड़ने का 2021 का, उस वक्त कोई किसी को तशद्दुद नहीं हो रहा था। उस वक्त तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में थी। तो कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग तो होगी ना? अगर बगैर किसी दबाव के आपने फैसला किया तो उसके पीछे कोई मैंने फैसला किया था 2021 में, क्यों छोड़ने का मैंने फैसला किया था? नहीं, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पार्टी का ओहदा छोड़ा मई में, जी, ये तो देखिए पार्टी का ओहदा जो मैंने, वही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उसमें जो मैंने अल्फाज बोले थे वही हकीकी वजह यही थी। देखिए, एक पार्टी की सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि पार्टी की जो पॉलिसी बन रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेक्रेटरी जनरल उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। अब जो पार्टी की पॉलिसी काफ़ी देर से बन रही थी और मेरे ख्याल में वो पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं थी, इमरान खान के इंटरेस्ट में नहीं थी, एक हद तक तो
उसको कोशिश की उसका साथ देने की, लेकिन उसके बाद मैं एक पार्टी जिस मसलन आप देखें ना, अभी ये सारे लोग जो हैं जो बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक पार्टी थी, और देखें हम खान के साथ डटे हुए, तो खान के साथ कौन है? तो इस वक्त जेल के अंदर तो सिर्फ 5 ही 6 लोग हैं ना, बाकी सब लोग तो या पार्टी के ओहदे हैं उनके पास, या वो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ के पास वजारतें हैं, कोई असेंबली के ओहदे के लोगों के पास हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इमरान खान को इस वक्त 19 महीने से ज्यादा हो गए जेल के अंदर। मेरे ख्याल में, मैं उस वक्त भी ये कहता था, मेरा आज भी मानना है, और मैं साथ ये भी कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत मेरी ये राय हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके नतीजे में इमरान खान 19 माह से अभी जेल के अंदर हैं, मेरे ख्याल में ये पार्टी के इंटरेस्ट में भी नहीं है, इमरान खान के इंटरेस्ट में। आपने बोला कि जो पार्टी की पॉलिसी थी, ये 9 मई के जो वाक़यात हैं, ये पार्टी की पॉलिसी थी जिसकी वजह से बतौर सेक्रेटरी जनरल आपने ओहदा छोड़ दिया? 9 मई की जो वाक़यात हुए, ये मैं ऑफिशियल जाहिर है मेरे पर 9 मई के मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त भी, तो मेरी कानून में जो है वो जेआईटी के सामने भी यही ओपिनियन है, पब्लिक भी ओपिनियन है। किसी मैं मीटिंग में नहीं बैठा जिसके अंदर कोई 9 मई की प्लानिंग हो रही हो, या चले मैं मीटिंग में नहीं था, कोई और मुझे आके कहता कि ये जो है 9 मई की प्लानिंग की जा रही है या उस नौयत की कोई प्लानिंग की जा रही है, मेरे सामने किसी ने ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों छोड़ा? फिर मतलब अभी तक तो मैं पार्टी की स्ट्रैटेजी मती मैं आपको बता चुका हूं ना, मैं जिस पार्टी की स्ट्रैटेजी, ताकि क्लैरिफाई हो जाए ना, आपने ये सवाल पूछा, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी ने 9 मई प्लान किया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं उस स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि जो जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आज की जो सूरत हाल है, मैं जैसे मैंने कहा, अगर किसी को लगता है कि ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि इमरान खान को 19 माह जो है जेल के अंदर डाल दिया जाए, डलवा दिया जाए, तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है वो दुरुस्त हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन क्या अल्टरनेटिव था, क्या करना चाहिए था आपकी पार्टी को जो नहीं किया गया? देखें बिल्कुल, अब ये आपने अच्छा सवाल पूछा ना। देखिए, 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं इस जो सूरत हाल पैदा हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसके हल के लिए। या तो ये है कि आप एक इनकलाबी तहरीक चलाएं और उस इनकलाबी तहरीक के जरिए, एक अवामी दबाव के जरिए, आप अपनी जो बात है जिसको आप समझते हैं कि हक है, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी है, वो अखलाकी तौर पे भी दुरुस्त है, कानूनी तौर पे भी दुरुस्त है, आप उसको मनवाएं। एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। मेरी जाती राय ये थी कि पार्टी के अंदर, पार्टी के सपोर्टर्स में ये कैपेसिटी नहीं है। हम अपने वर्कर्स, इससे बेहतर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पाकिस्तान में नहीं है। बहुत लोग जमात इस्लामी का बात करते हैं, वो जमात इस्लामी किसी जमाने में होते होंगे बहुत अच्छे वर्कर, अब जो है तरीके इंसाफ से बेहतर वर्कर किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या ये वर्कर ये इस्तात रखता है कि वो ताकत के जोर के ऊपर रियासत के फैसले करवा सके? वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा जो सपोर्टर है वो कमाल का सपोर्टर है और वो बहुत कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। वो गर्मियों सर्दियों के अंदर प्यास भूख भी बर्दाश्त कर लेता है। उसको अगर पार्टी का आप निशान छीन लें तो वो खुद मेहनत करके ये भी पता कर लेता है कि भाई मेरे हल्के के अंदर बैंगन का निशान है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा है, और खुद जाके वो वोट भी डाल देता है। तो वो बहुत कुछ करने को तैयार है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये उसकी इस्तात या उसकी सलाहियत में नहीं है कि वो अपनी ताकत से, अवामी दबाव से रियासत के फैसले करवा सके। सो मेरा ये मानना उस वक्त भी था, ये 9 मई से पहले भी था, 9 मई के बाद भी है और आज भी मेरा है। दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आपके पास एक अवामी ताकत है, उस अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर जो पावर रियलिटीज हैं उसको देखते हुए बुनियादी उसूल कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, बुनियादी उसूल क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, फैसले अवाम के होने चाहिए, ये बुनियादी असूल है। इनको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कोई रास्ता निकाला जाए जिसके जरिए जो है आप जमहूरियत को भी ज़्यादा मजबूत कर सकें और जमहूरी निज़ाम पर तसलसल भी चल सके और पार्टी के पास स्पेस भी हो और इमरान खान जो आपके लीडर हैं उनके पास स्पेस भी हो कि वो सियासत करें, लीड करें कौम को। तो आप क्या 2 रास्ते हैं, ठीक है ना? आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बराह रास्त करने चाहिए इमरान खान को? जी, मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही है, इमरान खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ मैं बात करूंगा, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, ज़रूर बात करें। मेरे ख्याल में उसके साथ साथ आपको सियासी पार्टियों से भी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो
ये मेरे ख्याल में ये ठीक पॉलिसी नहीं है कि आप कहें कि गैर जमहूरी ताकत जो है बड़ी ताकत, इसमें कोई शक नहीं। जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आर्ग्यूमेंट उसमें खराबी नहीं है कि भाई सब असल ताकत तो यहाँ है, तो जिसके पास असल ताकत है उसी से बात करो, उससे भी जरूर बात करें, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी पार्टीज के साथ बात भी करने की जरूरत है। और वो बात सिर्फ फौरी जो मसाइल है उनकी नहीं है, हमने जमहूरियत को कैसे आगे लेकर चलना है। क्योंकि मेरा मानना यह मत ही हो सकता है दूसरे लोग उनकी राय मुख्तलिफ हो, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है ये जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता। और जमहूरियत नाम की नहीं, असली जमहूरियत है। और असली जमहूरियत का बहुत आसान सा उसका नुस्खा ये है, अगर अवाम के फैसले वो हुकूमतें बन रही हैं तो असली हुकूमत है, वरना नहीं। सही। तो अगर ये होना है, सही, मेरा मानना ये, सिर्फ मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने थे, मेरा मानना ये कि अगर सियासतदान सारे एक दूसरे के साथ दस्तो गरीबा हैं तो ये असली जमहूरियत नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपका मानना यह है कि पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर भी नहीं चल सकता और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी नहीं चल सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें जमहूरियत के रास्ते पे जाना है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त क्या दहाइयों से एक ताकत है, जिस ताकत के साथ आपने हल निकालना है, ठीक है ना। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप अवाम की इतनी बड़ी ताकत आप रेस कर सकें कि आप उस ताकत के जोर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा लें, या फिर आपको कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर उस डायलॉग के अंदर तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठकर वो डायलॉग करें तो शायद आपकी कामयाबी की ज्यादा उम्मीद हो बनिस्बत कभी एक पार्टी साथ बैठ जाती, कभी दूसरी पार्टी साथ बैठ जाती। बहुत असद, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे। आपकी बातों से तो लगता है कि अभी आप सियासत से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार नहीं हुए, मगर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? आपके ज़हन में क्या आइडिया है? बैसियत एक वोटर, एक आम शहरी, एक गैर सियासी आदमी, आपके जहन में क्या आता है? अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्या ये डील की सूरत में ही होगा, या वो वैसे भी बाहर आ सकते हैं क्योंकि हमारी अदलिया तो अब बड़ी आज़ाद है? अच्छा, पहले बात तो ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल में जो अभी हमने हिकमत अमली अपनाई वो मुनासिब नहीं थी, और इसीलिए जब आप समझते नहीं कि उस हिकमत अमली को कि ये कामयाब हो सकती है, तो जिम्मेदारी लेना उस हिकमत अमली पर अमल कराने की, इम्प्लीमेंट करने की, तो वो गैर मंतकी बात है ना। इसलिए हमने कहा कि कोई, और ये मैं इमरान खान साहब को जो मैंने मैसेज किया था उसमें भी यही लिखा था कि क्योंकि मैं इसमें नहीं यकीन रखता, तो आप किसी ऐसे सेक्रेटरी जनरल को लेकर आए जो यकीन रखता हो इस हिकमत अमली पे। तो यही मेरा सवाल तो उन लोगों से हो, वो तमाम लोग, सिर्फ मैं ही हूं ना, तमाम सीनियर लीडरशिप में मैं वाहिद आदमी जो बोलता हूँ कि ये इस हिकमत अमली से मैं इत्तेफाक नहीं करता, बाकी तो तमाम सबके सब इत्तेफाक करते हैं। तो मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे जवाब देगा इन सब में से कि जिस हिकमत अमली सब जिस पे आप यकीन रखते हैं तो उससे कब रिजल्ट आएगा। तो आपकी हिकमत अमली, असद उमर साहब, आपकी हिकमत अमली क्या है, आप बता देना। अच्छा, मैंने कहा जरा सा मैं भी थोड़ा सा ये भी बात कर लेना, वो तो मैं जवाब देता हूँ उसका, क्योंकि अब तो मेरी एक इनफरादी राय है। जो मैंने राय उस वक्त जो राय थी वो मैंने आपको बता दी मेरी राय, और उस वक्त मत ही हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। इमरान खान ने जो मोबिलाइजेशन की जो ऑप्शंस क्यों मौजूद थे, वो इसलिए ऑप्शन मौजूद नहीं थे कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो कोई बड़ा नरम गोशा रखती थी इमरान खान के लिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़े वो कोई नेक पारसा लोग थे। वो इसलिए कि इमरान खान ने ऐसी अवामी ताकत का मुजाहरा किया था जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है ना। शायद मतीउल्लाह जान भी जो है उनसे भी अगर पूछा जाता ये सवाल दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में, तो शायद तमाम सियासत को समझने के बावजूद शायद मतीउल्लाह जान भी नहीं ये तवक्को कर सकते थे कि इतनी बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे इमरान खान साहब सिर्फ 2-3 महीने के बाद। जब वो हकीकत आ गई थी, जब ताकत का मुजाहरा हो गया था, मेरे ख्याल में अगर उस वक्त कोई बातचीत और सियासतदानों से और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बातचीत की जाती तो शायद हमें एक नए इलेक्शन की तरफ एक रास्ता मिल जाता। मगर प्रोवोकेशन तो हुई ना, प्रोवोकेशन तो हुई थी। अगर वो अरेस्ट ना होता इमरान खान का तो शायद ये रिएक्शन ना। तो आपके ख्याल में क्या जानबूझ के प्रोवोक किया गया पीटीआई को?
देखिए, ये बिल्कुल उस वक्त लगता था, उस वक्त बिल्कुल ऐसे लगता था कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को ऐसे फैसले करने पे मजबूर किया जाए या कोई उनको तरगीब दी जाए जिससे मुश्किलात पार्टी के लिए पैदा हो। और मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं। मसलन पंजाब असेंबली जो हमने डिसॉल्व की, अब वो अपने हाथ खुद कमजोर करने वाली बात है। अपनी 2 असेंबलियां थी, केपी और पंजाब असेंबली हमारे पास थी, वो हमने रिजॉल्व कर दी। तो ये तो उस वक्त की सूरत हाल थी। अब की जो सूरत हाल है, अब मेरे ख्याल में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। उसूली तौर पर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर। ज्यादातर जो केसेस हमारे सामने जो आए हैं, उन केसेस के अंदर कोई इतना लीगल कोई वजन नहीं नजर आता। तो आजाद अदलिया भी है, तो वैसे ही केसेस खत्म हो जाने चाहिए। और आप वाकई समझते हैं अदलिया आजाद है और अब इमरान खान को जो है नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर सब कुछ ठीक हो, ठीक है ना, मुज़ाकरात की जरूरत है क्यों? मैं जरा यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर हर चीज उसूलों के मुताबिक चल रही हो तो इमरान, इसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है 8 फरवरी के वोट के बाद ना, तो फिर ये बातचीत की जरूरत ही ना पड़ती ना, मतुल्लाह जान को ये सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम होता है, इमरान खान वजीर आजम होते। अगर मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये है कि अगर अदलिया सिर्फ कानून की बुनियाद के ऊपर फैसले कर रही होती तो भी इमरान खान इस वक्त आजाद होते। तो ये हकीकत है पाकिस्तान की। अब इस हकीकत से कुछ लोग जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं कि ये बड़ी अच्छी नहीं। असद उमर साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि फिर करना क्या चाहिए। सर, मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं ना कि अब उस वक्त, जब मैं आपको यही कह रहा हूं, जब तक मेरे पास जिम्मेदारी थी उस वक्त तो हमारे पास, मैंने आपको बता दिया हमें क्या करना चाहिए था। खैर, हमने वो फैसले किए। वो अब जहां पे सूरत हाल खड़ी हुई है, मुझे कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? 26वीं तरमीम के बाद अदलिया से ये तवक्को रखना कि वहां से कोई बड़ी रिलीफ मिलेगी, मेरी जाती राय में नहीं तवक्को है। मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तानी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वहां से ज्यादा तवक्को नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तो अभी तक वो रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं, सीट्स नहीं करके दे रहे, तो वहां से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आने वाले? नहीं, मेरा ये मानना है कि अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए वही 2 रास्ते हैं। और 2 रास्ते क्या है? एक अवामी ताकत है और दूसरा जो है मुज़ाकरात का रास्ता है। शायद आपको ये दोनों जो है ना मिलके काम करने पड़ेंगे, यानी कुछ अवामी ताकत दिखाकर उससे मुज़ाकरात के लिए अवामी ताकत से मुराद क्या है? अवामी ताकत आप कह तो देते हैं, लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो अवामी ताकत के खिलाफ जो कुछ हुआ वो क्या था? 26 नवंबर का इंतजार किए बगैर जब 24 तारीख को और बेतहाशा अवाम निकली थी, 24 नवंबर को अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया था, अगर वो मोबिलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर पहले से पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार होती कि हमने इसको दिखाकर, अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, अभी हथियार सिर्फ दिखाना है, और उसको दिखा के हमने कोई ना कोई बातचीत करनी है जिसकी कुछ बातें आ भी रही थी। मुझे नहीं पता अंदर की हकीकत क्या है, वो तो तहरीक इंसाफ की आपको लीडरशिप बता सकती है, बट खबर कुछ ऐसी आ रही थी कि अंदर शायद कुछ बातचीत होने की कोई उम्मीद है। और उसी बातचीत होने की उम्मीद की वजह से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कम से कम एक बड़ा हिस्सा ये कहता था कि संजानी के अंदर बैठ जाएं और इस वक्त के अंदर मुज़ाकरात होंगे, वहां संजानी में बैठे होंगे, अवाम मोबिलाइज्ड होगी और उस अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। मगर आप जो है ये जो आपने संजानी का जिक्र किया, उसमें खबरें ये थी कि शायद बुशरा बीबी राजी नहीं थी, तो क्या जब आप सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त भी पार्टी के ऊपर बुशरा बीबी का कोई इन्फ्लुएंस था? मैंने कभी नहीं देखा जी, ये बड़ी इसके ऊपर बात होती है और बहुत लोग ये कहते हैं क्या बुशरा बीबी का इमरान खान के सियासी फैसलों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस था? वो तो मियां और बीवी के दरमियान है, अगर वैसे कोई बात होती होगी तो शायद हो, मैं नहीं कह सकता है या नहीं है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं आपको कि हमने कभी इमरान खान से ये नहीं सुना कि अच्छा मैं बुशरा बीबी से पूछ के बताता हूं, या कोई मीटिंग में कोई फैसला डिस्कस हो रहा हो वो बोले नहीं नहीं यार ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन बुशरा बीबी ने ये कहा। मैंने कोई एविडेंस नहीं देखा, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी जो उनमें से कई जो तहरीक इंसाफ में अब नहीं है और कई ऐसे जो हैं बीबी तहरीक इंसाफ में, उनका मानना यह है कि बुशरा बीबी का बहुत असर रसूख था। मैंने उसकी
कोई हकीकत में देखा नहीं मैंने। चलें, अच्छा क्विकली ये बता दें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफ़र आती है इमरान खान को कि फौरी तौर पे इलेक्शंस नहीं हो सकते और आप 2 साल इंतज़ार करें, तो क्या इमरान खान को मान लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ जो है ना ये इन 2 नुक्तों के ऊपर इलेक्शन कब होगा इसके ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा एक वसी बातचीत की जरूरत है। लेकिन अगर कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकलेगा तो वो उसकी बुनियाद बनेगी ऐसी मती कि अगर आप ये कहेंगे तरीके इंसाफ को यार अब तो इलेक्शन हो गए जैसे कैसे भी थे, अब तो हमने बनाई दी है हुकूमत, तो अब आप इंतजार करें यार, अब ये 5 साल पूरे होने दें, तो कोई वजह ही नहीं है ना तरीके इंसाफ, फिर क्यों उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से मेरे ख्याल में शायद ये रीजनेबल नहीं हो कि सूरत हाल के अंदर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है यार कल जो है असेंबलियां डिसॉल्व करो और इलेक्शन कॉल करो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दो, तो कहीं दरमियान का ही रास्ता निकलेगा। क्या दरमियान का तो 2 साल का ही निकलता है, फिर नहीं क्यों 2 साल का निकलता है, 6 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। मेरे ख्याल में मेरी जाती राय है कि 2 साल तो फिर बहुत ही लंबी आपने बहुत लंबी कर दी। 1 साल आपके नजदीक, 1 साल मुनासिब और साल के दरमियान बनता, अगर बन सकता है तो शायद हो जाए। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते। वेलकम बैक। असद उमर साहब, पाकिस्तान बज़ाहिर दहशतगर्दी और सियासी बहरान के गर्दाब एक भंवर में फंसता जा रहा है। वक्त के साथ साथ सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास में PTI ने शामिल होने का फ़ैसला किया है, तो ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो आपके दौर में भी हुआ था और आज तक आप भुगत रहे हैं कि आप लोगों ने तालिबान को वापस पाकिस्तान में बसाने की इजाज़त दी थी। तो ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपके दौर में असल में तय क्या हुआ था और अब जो होने जा रहा है इसमें क्या करना चाहिए PTI को? जी, उस वक्त जो है जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके अंदर मौजू यही था कि तालिबान जो है, अफगान तालिबान ये कह रहे थे कि आपके ये पाकिस्तानी हैं, आप इनको अब वापस अपने मुल्क के अंदर सेटल करें। और एक राय ये थी कि उसमें से तकरीबन 5,000-6,000 लोग जो हैं वो मुसल्ला जंगजू थे, बाकी उनकी फैमिलीज वाला मिला के शायद 25-30,000 के करीब नंबर बनता था। तो इन लोगों के साथ जो है अगर ये हथियार रखने को तैयार हो, पाकिस्तान के आइन मानने को तैयार हो, तो कोई ना कोई इनके साथ मुज़ाकरात करके कोई सेटलमेंट करके अफगान तालिबान की सपोर्ट के साथ इनको यहाँ पे सेटल कर दिया जाए। तो इमरान खान की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हाँ ऐसे होना चाहिए। मुझे अगर आप मुकम्मल करने दें ना, तो ये बातचीत हुई। ये बातचीत पहले वो जो आप मीटिंग बात करें कौमी सलामती कमेटी पार्लियामान की जो थी उसके अंदर जो डिस्कशन हुआ तो 60-70 लोग थे, बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी थी। लेकिन वो एक छोटी मीटिंग भी हुई जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर थे, उसके अंदर जनरल बाजवा थे, DGI थे, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो 2 मुख्तलिफ राय आई। जैसे एक राय मैंने आपको बता दी कि एक राय ये थी, दूसरी राय ये भी थी कि देखो यहाँ पर घर घर के अंदर जो है लोगों ने लाशें उठाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और हमारा जो एक निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर मेरे भाई को अगर किसी ने कत्ल किया हुआ है और वो मुझसे 4 घर दूर आके रह रहा है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब तक इस मसले को हल ना किया जाए, सुख तक ना किया जाए, तो बातचीत जरूर हुई थी लेकिन अमली तौर के ऊपर इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, कोई फैसला नहीं हुआ था कि वाकई में यहाँ पे बसाना शुरू कर दे। और अगर आप डेट्स भी जाके देख लें, तारीखें देख लें कि जब तालिबान ने वापस आना शुरू किया, TTP वालों ने, मेरे ख्याल में तालिबान नहीं कहना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है अफगान तालिबान के साथ, TTP वालों ने जब वापस आना शुरू किया तो हमारी हुकूमत तो खत्म हो चुकी थी। तो इसका मतलब यह है कि ये फैसला एस्टैब्लिशमेंट का था, आपकी हुकूमत का नहीं था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त तक चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या वो हुकूमत हो, सिविलियन हुकूमत, इमरान खान वजीर आजम हो, फाइनल फैसला उस वक्त नहीं हुआ था। बिल्कुल प्रपोजल हुआ था, बिल्कुल इसके ऊपर राय दी गई थी, लेकिन बात यहां पर आके खत्म हुई थी कि पहले अब जरा सा ये फैसला किया जाए, डिसाइड किया जाए कि अगर इनको वापस लेके आना है, चले ठीक है, मान जाते हैं कि कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन वो लोग जिनके घरों में लोग शहीद हुए हुए हैं, जिन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया हुआ है, जिन इलाकों में इन्होंने वापस आके बसना है, उनको कैसे हम पहले ऑन बोर्ड करेंगे। वो जब होगा तो फिर उसके बाद ये काम शुरू किया जाए। तो वहां तक बात ही नहीं पहुंची, वो बीच में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और हुकूमत बदल गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब, जो आप अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से एक पोजीशन ले रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो ऑफर कर रहे हैं वफाकी हुकूमत, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का जाहिर है जो अफगानिस्तान के साथ लिंक है, वो किसी भी और सूबे से ज्यादा मजबूत लिंक है। हमारी हुकूमत भी जब थी, स्पीकर कौमी असेंबली का तो ये काम नहीं होता ना, लेकिन असद कैसर ने इनिशिएटिव लिया था, अफगानों के साथ भी उन्होंने किया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी किया, और वो एक हमारा एक असासा था। तो असद कैसर जैसे लोग जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर अली अमीन गंडापुर जो हैं, और वो कोई सोलो फ्लाइट नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं भाई वफाक के साथ हम मिल के उनकी इजाजत से ही जाएंगे, और जाहिर है कि जो मजबूरी तौर पर जो कौमी एक पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए बात करेंगे। मेरे ख्याल में हुकूमत गलती कर रही है और उनको अली अमीन गंडापुर की इस पेशकश को कबूल करना चाहिए। अच्छा असद उमर साहब, आखिर में ये बता दें कि जो IMF के साथ हमारी डील इस वक्त चल रही है वो कितनी वायबल है, और क्या वाकई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हुई है जैसे कि शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं, और 60 से ज़ायद सफ़ात पर तो पंजाब हुकूमत ने ही इश्तिहारात छाप दिए। अगर 60 सफ़ात पर इश्तिहार छापने की ज़रूरत पड़ गई है तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनके ख्याल में अवामी तासरात इस वक्त क्या है। देखिए IMF के साथ जो माहिदा हुआ, उस माहिदे से जो आपका फौरी बहरान था वो फौरी बहरान ख़त्म हुआ, जो बैंक्रप्सी का बिल्कुल दिवालिया होने के नहज पे खड़ा हो पाकिस्तान। इतना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद, रजीम चेंज होने के बाद इतनी तेज़ी से मईशत के अंदर खराबी आई थी कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन माशी सूरत हाल नहीं हुई जैसी वो सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो जब उसको शहबाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत PDM की खत्म हुई और इंटरिम गवर्नमेंट आई, शमशाद अख्तर फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो उन्होंने एक IMF के साथ एग्रीमेंट किया। उस IMF के एग्रीमेंट से वो डिफॉल्ट बच गया और उसकी वजह से जो है वो बहरान खत्म हो गया। लेकिन मईशत इस वक्त एक जमूद का शिकार है। आप जितने भी आशारिये इस वक्त देख लें तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि माशी तरक्की नहीं हो रही। हुकूमत के अपने आदाद शुमार भी कहते हैं कि इस साल की पहली छमाही के अंदर 1% से भी कम जो है तरक्की की रफ्तार रही है। तो हमें फैसले करने की जरूरत है, और वो सिर्फ IMF के एग्रीमेंट से नहीं होंगे कि हमने किस तरीके से इस मईशत को तरक्की की तरफ लेके जाना है। लेकिन उसकी सबसे जरूरी चीज यह है कि जो सियासी बहरान है उसको तो खत्म करें। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है वो सड़कों पे होगी, अगर उनको पार्लियामान के अंदर स्पेस नहीं मिलेगी तो आप कैसी माशी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद जुबैर साहब को भी बहुत बहुत सलाम दीजिएगा। आजकल तो आप लोग काफ़ी बैठ के गप लगाते होंगे। नहीं, उनके जब वो हम सियासत में दोनों गए और उन्होंने नून लीग ज्वाइन की और मैंने PTI ज्वाइन की, तो उसके बाद से हमने सियासत में बात ही करनी छोड़ दी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। साफी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।